नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र पे चर्चा की हुई थी, घास पारितंत्र पर, ठीक है? तो अब हमें बात करनी थी और मरुस्थल पारितंत्र, टुंडा पारितंत्र, लेकिन उनसे ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है पेपर में, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं उसको कवर कर देता हूँ इसी वीडियो में, थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है? टुंडा परितंत्र, ठीक है? देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है। अब तक कुछ खास नहीं है, ठीक है? टुंड्रा पाइतंत्र में क्या है कि टुंड्रा शब्द का अर्थ होता है बंजर भूमि, यानी कि ऐसी जगह जहाँ से कुछ होता नहीं है। इनका विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, ठीक है? ये 2 भागों में बाँटा गया है, आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है? पेपर में यही आ सकता है कि टुंड्रा शब्द का अर्थ क्या है? तो ये याद रखिएगा बंजर भूमि, और इसका जो क्षेत्र है वो ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है? आर्कटिक और अल्पाइन। ठीक है, आर्कटिक क्या है? आर्कटिक टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि ऊपर वाले भाग का है हिस्सा है। जैसे ये पृथ्वी के नक्शा बनता है, तो ऊपर वाले भाग को आर्कटिक कहते हैं और नीचे वाले भाग को अल्पाइन कहते हैं। आर्कटिक इसमें कुछ क्षेत्र आते हैं, जैसे कि कनाडा, उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे आर्कटिक टुंड्रा पाया जाता है, ठीक है? अब अल्पाइन टुंड्रा की बात कर लेते हैं। अल्पाइन टुंड्रा पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फ से ढके उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ पे जहाँ बरसों से कुछ समय के लिए बर्फ पिघलती है, जैसे हिमालय की चोटियों में, ठीक है? इनके क्षेत्रों की बात करें तो ये सीधी सी बात, ये बर्फीले मैदानों की बात हो रही है, ठीक है? तो अल्पाइन टुंड्रा कहलाता है। तो ये जो आपको ऑरेंज एरिया दिख रहा है, तो ये आर्कटिक टुंड्रा है, ठीक है? ये उत्तरी कनाडा है, ठीक है? साइबेरिया है, उत्तरी रूस है। तो ये सब आर्कटिक के भाग हैं, ठीक है? और यहाँ ये सब जानवर पाए जाते हैं, जैसे सील है, व्हेल है, ठीक है? ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर रहता है और शीत ऋतु में -13 से -45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ठीक है? यहाँ वार्षिक औसत वर्षा 24 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। टुंडा प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है, यहाँ 50 से भी कली का समय 50 से भी कम दिन का होता है, ठीक है? जो भी कुछ होता है वो 50 से दिन कम की साइकिल होती है उनका। यहाँ कोई लाइकेन, विलो, भुर्ज तथा झरबेरी आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ जंतुओं में एपिडर्मल रोम तथा वसा युक्त, यानी कि ऐसे जानवर रहते हैं जिनको या तो बहुत अधिक बाल होते हैं या बहुत अधिक उनकी त्वचा मोटी होती है, जैसे रेनडियर। बस यही पेपर में आता है कि रेनडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है, कैरिबू, मस्क, ठीक है? बस यही पूछा जाता है कि ये जानवर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है सील है, व्हेल है, वॉलरस आदि जलचर भी पाए जाते हैं, ठीक है? ये देख लीजिए, इस तरह के जीव उधर पाए जाते हैं जिसमें बड़े बाल होते हैं या तो मोटी चमड़ी होती है, जैसे ये सील देख लीजिए, इसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, ठीक है? टुंड्रा जो परितंत्र है उसमें कुछ खास नहीं है, बस सिंपल था तो बता दिया, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। इससे प्रश्न आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? पारिस्थितिकी पिरामिड। अभी हमने पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटकों में सबसे पहले पौधे आते हैं, जो कि पौध पौधे पोषक तत्वों की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, और फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, उनका ये साइकिल चलती है, ठीक है? तो इन्हीं सबको मिला करके, ठीक है? इन्हीं सबको मिला करके एक पिरामिड के फॉर्म में जब बना देते हैं तो उसी को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं, ठीक है? अब देखना कैसे समझ में आएगा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है? उत्पादक और उपभोक्ता, इनकी संख्या लेनी है, जीव भार लेना है और संचित ऊर्जा लेनी है, यानी कि 3 चीजें लेनी है। संख्या, जीव भार और संचित ऊर्जा। इन तीनों तीनों चीजों के आधार पे
पिरामिड बनते हैं, तो यानी कि 3 ही पिरामिड बनते हैं। कौन कौन से? एक तो संख्या का, जीवभार का और संचित ऊर्जा का। इनके जो उपभोक्ता और उत्पादक हैं, इनके आपस में जो संबंध होता है, उसी पे जो पिरामिड बनता है उसी को हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ठीक है, ये 3 होते हैं, हमने पहले बता दिया कि जीव संख्या का, इसमें यानी कि नंबर्स देखे जाएंगे कि किनकी संख्या ज्यादा है, किनकी कम है। जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनको नीचे बैठाया जाएगा, जिनकी संख्या कम होगी उनको ऊपर बैठाया जाएगा। अब जीव भार में, जिस जीव भार का मतलब होता है वजन से, मान लीजिए, वैसे तो मास का मतलब होता है इसमें, ठीक है, बायोमास, लेकिन फिर भी आप वजन से समझिए कि जिसकी भार ज्यादा होगी उसको नीचे बैठाया जाएगा, और जिसकी अब ऊर्जा में, और जिसकी भार कम होगी उसको ऊपर बैठाया जाएगा। ठीक है, अब संचित ऊर्जा में भी ऐसा ही है, पहले जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो नीचे बैठेगा। तो ये तीनों तो हमने बता दी कि पारिस्थितिकी पिरामिड के ये प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। पेपर में कई बार यही 3 दे देते हैं, एक और कोई विकल्प बना देगा, तो पूछेगा इनमें से कौन पारिस्थितिकी पिरामिड का भाग नहीं है। तो ये याद रखिए कि नंबर है, बायोमास है, एनर्जी है, यानी कि संख्या का है, भार का है और ऊर्जा का है। अब पहले बात करते हैं जीव संख्या का पिरामिड। ऐसे पिरामिड जिसमें किसी के जिसमें जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता की संख्या के बारे में बोध हो। सीधी सी पता है, जीव संख्या लिखा है तो संख्या के बारे में हमें ज्ञान होगा, तो वो संख्या का पिरामिड कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण दे देते हैं। ठीक है, उदाहरण से आप समझ ले लीजिएगा। तो सबसे पहले, अब हमने उदाहरण लिया घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि जो उत्पादन का कार्य करते हैं वो हरी घास करते हैं, और ये ज्यादा होती है, अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए इसको सबसे नीचे बैठाया गया है, यानी कि पिरामिड में सबसे नीचे दिया गया है। अभी क्या होता है कि जब घास के मैदान की बात कर रहे हैं तो इनमें इनको खाने वालों की संख्या कम होगी, जैसे चूहा है, हिरन है, टिड्डा है, और जो जानवर हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या कम होगी। अब उनको खाने वालों की संख्या और कम होगी। ठीक है, और इसके बाद जो इनको खाएंगे उनकी संख्या कम होगी, और फिर जो लास्ट वो न खाएंगे उनकी संख्या सबसे कम होगी, तो एक पिरामिड के फॉर्म में बन जाता है। इसीलिए इसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो हमने आपको बता दिया कि ये जीव संख्या का पिरामिड है। अब क्वेश्चन आता है कि दे देगा कि किसी घास के मैदान में सबसे अधिक संख्या किसकी होगी, तो आप बताएंगे उत्पादक की होगी। ठीक है, अगर पूछेगा कि टॉप पर कौन होगा, तो आप बताएंगे कि उच्चतम मांसाहारी या अपघटक टॉप पे होंगे। ठीक है, अब पूछेगा कि निम्नतम या निचले स्तर पे या सबसे नीचे कौन होगा, तो उपभोक्ता उत्पादक होंगे। इस तरीके से आप प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन टॉप पे होगा, कौन बॉटम पे होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। या किन की संख्या ज्यादा होगी, किन की संख्या कम होगी, पूछेगा इन्हीं तरीके से, लेकिन आपको पहले समझ लेना है। संख्या कम होती जा रही है, जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो यही जीव संख्या का पिरामिड है। हमने तो एग्जाम्पल घास के मैदान का दिया, हो सकता है वो तालाब का दे। ठीक है, कहीं का भी देगा वो तो इसी तरीके से होगा। देखिए ये दिया हुआ है, घास के मैदान के 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये बुक का है। ठीक है, तो इनकी संख्या ज्यादा होगी, इनकी कम होगी, फिर इनकी उससे कम, और लास्ट में सबसे कम। इसी तरीके से इधर दिया हुआ है कि घास में कीड़े खा रहे हैं, फिर मेंढक खा रहे हैं, मेंढक को सांप खा रहे हैं, और लास्ट में बाज खा रहे हैं, तो ये एक पिरामिड बना देते हैं। तो यही जीव संख्या का पिरामिड है। ठीक है, आ गया समझ में? तो आप एक चीज नहीं करते हैं कि आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छा लग रहा हो तो हम और जल्दी जल्दी ये चीजें कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जीव भार के पिरामिड की। अब जीव भार के पिरामिड में क्या, भार से मतलब समझ में आ रहा है कि वजन। सीधी सी बात, हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि भार का मतलब वजन। वैसे तो इसको मास की बात कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान की बात हो रही है, लेकिन फिर भी आप वजन से रिलेटेड करिए, क्योंकि हमें याद करना में क्या लेने देना, क्या चीज है। ऐसे पिरामिड जिसमें उत्पादन और उपभोक्ता के भार के बारे में बात हो, वो जीव भार का पिरामिड है। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी परिभाषा, कोई पूछता नहीं है।
अब जैसे एग्जाम्पल लिया है कि जीव भार का पिरामिड, तो इन्होंने लिया है कहाँ का एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है पेड़ का। तो पेड़ में क्या होता है, पेड़ भी एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पेड़ में क्या होता है कि पेड़ भोजन बना लेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, नीचे से सब कुछ ले लेगा, खनिज जल, और पेड़ में जो चिड़िया हैं, ठीक है, या अन्य जो जीव हैं वो पेड़ से अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब उनको खाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनकी संख्या और ज्यादा होती है। लेकिन भार के मामले में देखा जाए तो भार के मामले में सबसे ज्यादा भार पेड़ का ही होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा भार किसका होगा, पेड़ का ही होगा, इसीलिए इसका पिरामिड उल्टा बना है, ठीक है। तो कई बार पूछ लेता जीव संख्या, जीव भार का पिरामिड कैसा है पेड़ में, ठीक है, पेड़ पारिस्थितिक तंत्र में जीव जीव भार का पिरामिड, तो ये उल्टा बनता है। क्यों, क्योंकि पेड़ का वजन ज्यादा है इनके अपेक्षा। जीव संख्या और जीव भार दोनों के पिरामिड उल्टे तथा सीधे बनते हैं, ठीक है। अब उल्टे सीधे ये डिपेंड करता है किस जगह के पिरामिड की बात हो रही है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की बात हो रही है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ठीक है। अब जीव संख्या में ये देखिए एग्जाम्पल दे दिया इधर, वही चीज है। अब देखिए वही चीज है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, जीव भार के आधार पे, तो घास तो बहुत होगी ना, आप पूरे जंगल में घास निकाल के देखेंगे तो इनके वजन से ज्यादा होगा, इसके वजन से भी ज्यादा होगा, तो ये सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। कौन सा, जीव भार वाला, यहाँ लिखा है, और जीव संख्या वाला, दोनों ही बनते हैं, ठीक है। दोनों ही पिरामिड उल्टे और सीधे बनते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा की पिरामिड। सिंपल सी बात है, ऊर्जा जिसके पास, अब जिस परितंत्र में उत्पादक उपभोक्ता के मध्य संचित की गई ऊर्जा का बोध हो उसे हम जीव भार का, सॉरी, जीव ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। ये हमेशा सीधा बनता है। सबसे सेफ पॉइंट क्वेश्चन यही आता है, जीव, सॉरी, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, इस चीज को नोट कर लेना, एकदम फिक्स है। और ये पेपर में पूछा भी जाता है, यही पॉइंट पूछा जाता है, ये वाला जो दिया हुआ है, ये हमेशा सीधा बनता है। अब रीजन क्यों है, क्यों बनता है सीधा, ठीक है, तो रीजन ये है, ये जो लिखा हुआ है ये एक नियम है जिसे लिंडेमान का नियम कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का नियम पेपर में आता है, लिंडेमान का ऊर्जा का नियम किसने दिया, तो एक वैज्ञानिक थे, या आप कुछ भी कहिए, इकोलॉजिस्ट थे, जो भी थे, तो वो लिंडेमान उनका नाम है। तो उन्होंने ये दिया था कि उत्पादक, मान लीजिए उत्पादक ने 1000 किलो कैलोरी, या नंबर यहाँ दिखा दिया है कि 1000 की एनर्जी या कंज्यूम की, यानी कि उन्होंने भोजन बनाया जो कुछ भी किया, तो 1000 किलो कैलोरी या कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, तो कैलोरी ली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जब इनको कोई खाएगा तो उसे केवल उसका 10% ही मिलेगा। मतलब समझिए, उसका 10% मिलने का सीधा रीजन है क्योंकि बाकी जो 90% की जो ऊर्जा है वो अन्य कामों में खर्च हो जाती है। मतलब ये है कि जब ये खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कार्य भी कर रहे हैं, ठीक है, कई सारी चीजें होती हैं, प्रोसेस होती है, श्वसन होता है, और कई सारी जो क्रियाएं होती है, शारीरिक क्रिया, उसमें 90% ऊर्जा का लॉस हो जाता है। ये कहना है लिंडेमान जी का। तो 90% ऊर्जा का जब लॉस हो जाता है तो बचता क्या है, 10% की ऊर्जा ही इन्हें मिलती है। ऐसे इधर जब प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि गाय आय को कोई खाएगा तो उन्हें भी केवल 10% मिलेगा, फिर जो ऊपर वाले हैं उनको 10% मिलेगा, और लास्ट में उन्हें भी 10% ही मिलेगा। पेपर में कई बार इस तरीके से भी आता है, ठीक है, कि मान लीजिए उत्पादक के पास इतनी ऊर्जा थी, तो अंतिम स्टेप यानी कि अपघटनकर्ता के पास कितनी ऊर्जा पहुंचेगी, तो जितने स्टेप हो गए हैं उनका 10-10% निकाल के आप लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ 1000 था, इधर 100, तो इधर 10 बचा, तो इधर 1, तो इधर तो 0.1, ठीक है। इस तरीके से ये लेंडेमान का नियम है। तो ये हमेशा सीधा ही बनता है, क्यों, क्योंकि हमेशा ऊर्जा यहीं से आएगी, ठीक है। अगर यहाँ से भी आएगी, मान लो जी यहाँ से भी आई, तो ये भी केवल इससे 10% ही ले पाएगा, तो ये सीधा ही बनता है हमेशा।
ऊर्जा के पिरामिड कहीं भी किसी भी क्षेत्र का आप लिखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, सूर्य से ऊर्जा ली, भोजन बनाया, खाया पिया, इसका सबको 10-10, इसको मान लीजिए 100 मिली तो इसको 10 मिलेगा, तो इसको 1 ही मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए इसको कुछ भी ऊर्जा मिली, ठीक है, तो उसको 10% ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के पिरामिड हैं, जीव संख्या का, जीव भार का। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ें कवर करती हैं, तो बहुत ज़रूरी भी था। इनसे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस भी करेंगे हम, 15-15, 20-20, 50-50, 100-100 क्वेश्चन वन लाइनर एक ही वे में लगातार करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।